हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे पढ़ेंगे कोलाइट का वर्गीकरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोलाइट के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे कोलाइट का वर्गीकरण। तो 5 प्रकार से कोलाइट को बांटा गया है। इसके बारे में देख लिए थे उस दिन संक्षिप्त में, आज उसको विस्तृत रूप में देखेंगे। तो सबसे पहले जो कोलाइट का वर्गीकरण है उसमें परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो जो कोलाइट का वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है जो परिक्षिप्त प्रावस्था रहेगी और परिक्षेपण माध्यम उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव और गैस आता है। तो ठोस, द्रव और गैस में किस प्रकार से कोलाइट किसमें किसको मिलाएंगे, इसके आधार पे 8 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अगर हम लोग परिक्षेपण माध्यम को ठोस लेंगे, ठोस परिक्षेपण माध्यम है, माने कि जो विलायक के जगह में ज़्यादा मात्रा में किसको लेंगे, परिक्षेपण माध्यम को ठोस लेंगे। तो पहले तो हम लोग ठोस में ठोस को मिलाएंगे, तो पहला जो बनेगा तो उसका नाम रहता है ठोस साल। तंत्र का जो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को मिलाएंगे तो दोनों को मिलने से एक जो तंत्र बनेगा, उस तंत्र को दोनों की प्रकृति के आधार पे नामकरण करते हैं। तो जब ठोस को ठोस में मिलाते हैं तो जो तंत्र बनता है उसका नाम रहता है ठोस साल। दूसरा रहता है अगर हम लोग ठोस को ही द्रव में मिलाएंगे तो बनेगा, तो उसको बोलेंगे साल। यहाँ पे खाली साल बोला जाता है। जब ठोस को द्रव में मिलाते हैं तो साल बनता है। तीसरा है जब ठोस है परिक्षिप्त प्रावस्था, उसको परिक्षेपण माध्यम माने कि जो ज़्यादा रहेगा गैस रहेगा, तो ठोस को जब गैस में मिलाएंगे तो गैस को एयर भी बोला जाता है, इसलिए एयरोसाल इसको बोलते हैं, या फिर ठोस भी बोल सकते हैं। चौथा है अगर पहले हम लोग ठोस को ठोस में मिलाए, फिर ठोस को द्रव में मिलाए, फिर ठोस को गैस में मिलाए। अब दूसरा जो लेते हैं वो है परिक्षिप्त प्रावस्था में लेंगे द्रव को। तो जब हम लोग द्रव को ठोस में मिलाएंगे तो बनता है जेल, माने कि वहाँ पे ठोस की मात्रा ज़्यादा रहेगी और द्रव की मात्रा कम रहेगी। ठोस ज़्यादा रहेगा, उसके अंदर कम मात्रा में द्रव पाया जाएगा, तो वो कहलाता है जेल प्रावस्था। जैसे जेली, जेम, जेली रहता है उस टाइप से। अब अगर द्रव को हम लोग द्रव में ही मिलाएंगे तो वहाँ पे जो बनता है वो कहलाएगा पायस। जब द्रव को ही द्रव में मिलाते हैं तो पायस बनता है। उसी प्रकार से जब द्रव को गैस में मिलाएंगे तो यहाँ पे फिर गैस आया, तो जहाँ पे गैस में मिलाएंगे वहाँ पे एयरोसाल करके आएगा, तो द्रव का यहाँ पे एयरोसाल बनेगा, माने कि द्रव को गैस में मिला रहे हैं। अब ठोस को मिला लिए, गैस, द्रव को मिला लिए, अब मिलाएंगे गैस को। तो गैस को जब ठोस में मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं फोम, माने कि ठोस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, उसमें हम लोग गैस के अल्प कण को मिलाते हैं तो जो बनता है वो कहलाता है फोम। और ठोस के मिलाने से बना है इसलिए वो कहलाएगा ठोस फोम। अगर हम लोग गैस को द्रव में मिलाएंगे तो वहाँ पे फोम या झाग बनता है। और गैस को गैस में मिला करके हम लोग कोलाडी तंत्र नहीं बना सकते, इसलिए यहाँ पे 8 प्रकार से कोलाडी तंत्र दिया गया है। तो जो सबका उदाहरण है इसमें बुक में दिया हुआ है कि जो ठोस साल रहता है उसमें जेम, स्टोन या फिर रंगीन कांच आते हैं। ठोस प्रकार का जो साल रहता है उसमें साल में पेंट या फिर कोशिका का जो तरल भाग रहता है वो आता है एयरोसाल, माने एयर में जो ठोस मिले रहेंगे उसमें आता है धुआं या फिर धूल। तो जो गैस रहता है वायुमंडल का उसमें धूल के या कार्बन के छोटे छोटे कण मिले रहते हैं, इसलिए एयरोसाल में धुआं या फिर धूल आता है। अब जेल, जेल में जेली आ जाएगा, दही आ जाता है या फिर चीज या मक्खन आता है, जिसमें ठोस रूप में
जो रहता है उसमें अल्प मात्रा में द्रव उसमें पाया जाएगा। अब जो पायस रहता है, दूध और जो बालों की क्रीम रहती है वो उसमें आता है। तो पायस में हमेशा दूध को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जो एरोसॉल है, एरोसॉल माने कि जो गैस रहेगा उसमें द्रव को मिलाते हैं तो एरोसॉल बनेगा द्रव वाला। तो उसमें जो कोहरा या फिर बादल, जो बादल ऊपर घुमड़ते रहते हैं उसमें पानी की छोटे छोटे बूंदें हवा में बूंदों के रूप में, गैस के रूप में फैली रहती हैं और उसमें नमी पाई जाती है। तो जो कोहरा रहता है, ठंड के दिनों में जो कोहरा पड़ता है या फिर बादल रहता है जिसमें वर्षा की बूंदों सहित जो काले काले बादल रहते हैं उसमें, या फिर जो धुंध रहता है या फिर कीटनाशक वाला स्प्रे रहता है, जो टंकी में स्प्रे छींचते हैं खेतों में, वो स्प्रे में वो सभी एरोसॉल में आएंगे। और ठोस प्रकार के फोम में जो रबर, कार्क, ये सब आता है। और फोम या झाग माने कि जो गैस को द्रव में मिलाएंगे तो फोम या झाग बनता है, उसमें क्रीम या फिर साबुन का झाग ये सब आता है। अब दूसरा देखेंगे जो परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम माने कि जो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, जिसमें घोलेंगे दूसरे चीज को मिलाएंगे। तो परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण। तो अगर परिक्षेपण माध्यम हम लोग जल लेते हैं तो जो कोलाडी बनेगा उसका नाम होगा हाइड्रोसॉल, क्योंकि जल को हाइड्रो भी बोला जाता है या फिर एक्वा बोलते हैं। तो एक्वासॉल या फिर हाइड्रोसॉल लेंगे तो जो जल है उसी के नाम के आधार पे इसको हाइड्रोसॉल या फिर एक्वासॉल बोला जाता है। अगर बेंजीन लेते हैं परिक्षेपण माध्यम के आधार पे तो उसको बोला जाता है बेंजासॉल। अगर एल्कोहल लेते हैं परिक्षेपण माध्यम में तो एल्कोहल प्लस साल माने एल्कोसॉल। और जब वायु लेंगे तो वायु को एयर बोलते हैं इंग्लिश में, तो एयर प्लस साल माने कि एरोसॉल। तो ये हो गया परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण। अब तीसरा देखते हैं तो जो परिक्षिप्त प्रवस्था है माने कि जो कम रहेगा और परिक्षेपण माध्यम है जो ज्यादा रहेगा, उनके बीच क्या होगा, अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होगा। अंतःक्रिया की जो प्रकृति होगी उसके आधार पे वर्गीकरण। तो इस आधार पे जो कोलाइड है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा रहता है द्रव विरोधी कोलाइड। तो जो द्रव स्नेही है वे एक विलयन रहेगा, कोलाइड है तो कोलाइडी विलयन रहेगा, क्योंकि विलयन के समान है इसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम पाया जाता है। जैसे विलयन में विलय और विलायक रहते हैं वैसे ही तो जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसमें परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच जो बंधुता है माने एक दूसरे के प्रति आकर्षण है या लगाव है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये जो विलयन स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। अब एक दूसरे के प्रति आकर्षण पाया जाएगा तो आपस में बंद करके स्टेबल रहेंगे, स्थायी रहेंगे, गति करने के लायक ज़्यादा फ्री नहीं रहेंगे। यह विलयन के जो दोनों प्रवस्था के बीच है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके बीच आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण ये स्वयं स्थायित्व को प्राप्त रहते हैं माने स्थायी रहते हैं। और इस प्रकार के जो कोलाडी विलयन रहते हैं उसमें उत्क्रमणीय प्रकृति पाई जाती है, जिसके कारण अगर इनको वाष्पित किया जाए, गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, वाष्प के बाद वाष्पन हो जाएगा और वाष्पन के बाद फिर से इन्हें संघनन की क्रिया द्वारा और हिमीकरण की क्रिया द्वारा फिर से ठोस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, माने कि इसमें उत्क्रमणीय क्रिया पाई जाती है। पहले वाष्पित कर सकते हैं, फिर ठंडा करके द्रव रूप में ला करके फिर से ठोस रूप में इसको प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें जो परिक्षेपण माध्यम से मिलाने पे अब जो ठोस मिलेगा उसको फिर से परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे तो फिर से कोलाडी विलयन मिल जाएगा। तो इसमें जो है उत्क्रमणीय प्रकृति पाई जाती है। और इस प्रकार का जो उदाहरण है द्रव स्नेही कोलाइड का, उसमें आता है गोंद, जिलेटिन और स्टार्च। ये सब द्रव स्नेही कोलाइड में आएंगे। इसी कारण ये चिपचिपे रहते हैं, लगाव पाया जाता है, आकर्षण पाया जाता है। तो गोंद और स्टार्च और जिलेटिन ये इसके उदाहरण हैं।
अब दूसरा देखेंगे जो द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड में क्या होगा, जो परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच किसी प्रकार की बंधुता या आकर्षण या लगाव नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण ये कम स्थायी होंगे। अब एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं है तो ये आपस में नहीं बंध पाएंगे, इधर उधर फ्री रूप से गति करेंगे। अब गति करने के लिए फ्री हो जाएंगे तो इनमें स्थायित्व कम हो जाएगा, क्योंकि गति करेंगे तो अस्थायित्व का मान बढ़ेगा। अब ये आसानी से बनाए भी नहीं जा सकते, माने कि ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और इस प्रकार का जो विलयन रहता है उसमें कम मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर या गर्म करने पर ये आसानी से अवक्षेपित हो जाएंगे या स्कंदित हो जाएंगे। जब अवक्षेपित हो जाएंगे तो ये जैसे विलयन है, अवक्षेपित हो जाएंगे तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में नीचे बैठने लगेगा, माने कि नीचे पीपीटी के रूप में यहाँ पे प्रेसिपिटेट के रूप में बैठने लगता है या फिर स्कंदित होने लगते हैं। और इनकी प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है, माने एक बार जब इसको गर्म करके वाष्प रूप में बदल के वाष्पित कर दिया जाता है, उसके बाद उसको फिर से परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो उल्टा प्रक्रिया नहीं होता है। एक बार वाष्पित हो गया तो उसको फिर से कोलाइड विलयन नहीं बना सकते, माने कि इसमें अनुत्क्रमणीय प्रकृति पाई जाती है। तो जो सोना रहता है जिसको स्वर्ण बोलते हैं या फिर चांदी जिसको रजत बोला जाता है, तो स्वर्ण और रजत के जो कोलाइड विलयन रहते हैं जैसे FeOH ट्राइस और AS2S ट्राइस, इस प्रकार के जो रहते हैं वो द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण हैं। अब दोनों में अंतर दिया गया है तो स्थायित्व के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहले द्रव से नहीं जो साल रहता है वो क्या रहेगा, स्थायी रहेगा और आसानी से तैयार हो जाते हैं और इनमें कुछ और मिलाने की जरूरत नहीं रहती है, ये अपने आप में ही स्थायित्व रहते हैं। और जो द्रव विरोधी कोलाइड रहेंगे ये स्थायी नहीं रहते हैं और इनको कठिनाई से बनाया जा सकता है। इनको अगर स्थायी करना है तो इसमें अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने की आवश्यकता पड़ती है द्रव विरोधी में, जबकि जो द्रव से नहीं कोलाइड रहते हैं उसमें बिना विद्युत अपघट्य मिलाए ही वो स्थायित्व में रहते हैं। दूसरा है विद्युत अपघट्य का प्रभाव। अगर जो द्रव से नहीं कोलाइड है उसमें थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो उसमें इस प्रकार से अवक्षेपण हो जाएगा और नीचे अवक्षेप उसका विलयन में से अवक्षेप बन के नीचे बैठ जाएगा। तो यह है द्रव से नहीं कोलाइड। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा ही जब विद्युत अपघट्य के मिलाने पे वह तुरंत अवक्षेप का निर्माण करेंगे, माने द्रव विरोधी में थोड़ा सा भी विद्युत अपघट्य मिला तो तुरंत प्रेसिपिटेट देंगे, लेकिन जो द्रव से नहीं रहते हैं वो तुरंत नहीं देते हैं। जब ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है तभी वो प्रेसिपिटेट या फिर अवक्षेप देंगे और स्कंदित होंगे। अब जलयोजन प्रकृति, तो जो द्रव से नहीं कोलाइड रहते हैं वो अधिक मात्रा में जलयोजित रहते हैं। जलयोजित रहने का मतलब है जल के अणुओं से घिरे हुए रहेंगे और ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं और इसको हिलाने से, माने ऐसे ऐसे हिलाने से स्कंदित हो जाएंगे तथा पुनः कोलाइड विलयन भी बना लेते हैं। माने ये जल से कोई भी विलयन बना है उसमें स्कंदित हो गए, इसको फिर से ऐसे ऐसे हिलाएंगे पकड़ करके तो ये फिर से कोलाइड विलयन बना लेंगे और रख देंगे तो फिर से जम जाएंगे। ये उत्क्रमणीय प्रकृति के रहते हैं और जल के अणुओं से घिरे हुए माने कि जलयोजित रहते हैं और कोलाइड विलयन से स्कंदित हो जाएंगे और स्कंदित से फिर से विलयन बन जाएंगे। और जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं ये जलयोजित नहीं रहेंगे, माने जल के अणुओं से अधिकतर घिरे हुए नहीं रहते हैं, जिसके कारण इसमें अनुत्क्रमणीय माने कि दोनों दिशा में क्रिया करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी, अनुत्क्रमणीय रहेंगे और ये एक बार अगर जम गए तो जम गए, उसको फिर से कोलाइड विलयन में वापस नहीं ला सकते। अब देखते हैं भौतिक गुण। तो जो द्रव से नहीं कोलाइड रहते हैं
उनका पृष्ठ तनाव कम रहता है और उसकी जो श्यानता रहती है वो ज़्यादा रहेगा। माने उसमें श्यानता माने कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल अधिक रहेगा और पृष्ठ तनाव का मान कम रहता है। और जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं उसमें पृष्ठ तनाव और श्यानता लगभग जल के समान ही पाया जाता है। आवेश, अब जो द्रव स्नेही कोलाइड रहते हैं उसमें उसका जो आवेश है pH मान पे निर्भर करता है। यदि कणों पे धन आवेश, ऋण आवेश या फिर कोई आवेश नहीं रहता है, कभी कभी धन आवेश रहता है, कभी ऋण आवेश रहता है, कभी कभी आवेशहीन रहते हैं, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड है उसमें आवेश पाया जाता है और ये या तो धन आवेश रहता है या फिर ऋण आवेश रहता है और ये pH मान पर निर्भर नहीं करेगा। अब विद्युत कण संचरण, विद्युत कण संचलन माने कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पे उसके कणों का चालन या फिर गति करना, जिसको बोलते हैं संचालन, इधर उधर गति करना, ये क्रिया होगी कि नहीं उसी को बोला जाता है विद्युत कण संचलन। तो विद्युत कण संचलन प्रदर्शित हो भी सकता है द्रव स्नेही में और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल ज़्यादा पाया जाता है, एक दूसरे से बंधे रहते हैं, स्थायी रहते हैं, इसलिए विद्युत कण संचलन कभी कभी किसी स्थिति में होगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं उसमें आकर्षण बल का अभाव पाया जाएगा परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच, जिसके कारण उसमें विद्युत कण संचलन जो है निश्चित रूप से प्रदर्शित होगा। माने कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कणों का जो चालन या संचलन है निश्चित रूप से दर्शाएगा और दिखाएगा। अब दृश्यता, दृश्यता माने कि देखने पे कैसा दिखाई देगा, क्या उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे या फिर खुली आंखों से। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड रहते हैं उसको अति सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से भी उसके कण नहीं दिखाई देते हैं। माने हाई पावर का, बहुत हाई पावर का माइक्रोस्कोप भी यूज करेंगे तो भी उसको हम लोग नहीं देख पाएंगे। माने कि उसके कण एक दूसरे में इतने घुले मिले रहते हैं कि दिखाई ही नहीं देते। और जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं उसमें अति सूक्ष्म हाई पावर का जो माइक्रोस्कोप अगर यूज करेंगे तो उसके कण दिखाई देते हैं। अगर निर्माण के लिए देखें, निर्माण माने कैसे बना सकते हैं, तो जो द्रव स्नेही कोलाइड रहते हैं या द्रव स्नेही जो साल रहेंगे उसको हम लोग विशेष विधियों की आवश्यकता नहीं होती है बनाने के लिए, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड रहते हैं या द्रव विरोधी साल रहेंगे उसको विशेष विधियों द्वारा ही बनाया जा सकता है। अब जो टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। बस यहाँ पे ये देखना है कि जो कौन प्रदर्शित करेगा और कौन नहीं करेगा। तो जो द्रव स्नेही कोलाइड रहेंगे और टिंडल प्रभाव कम प्रदर्शित करेगा क्योंकि उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड रहेंगे उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है, इसलिए वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। अब ये तो हो गया तीसरा वर्गीकरण के आधार पे अंतर था। अब हम लोग कोलाइड के वर्गीकरण में ही चौथा वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें आवेश के आधार पे वर्गीकरण को बताया गया है। तो जो कोलाइड विलयन रहेंगे उसमें दो प्रकार के आवेश के आधार पे वर्गीकरण किया गया है। पहला है धनात्मक साल या धनात्मक कोलाइड और दूसरा है ऋणात्मक साल या फिर ऋणात्मक कोलाइड। तो जो धनात्मक साल रहते हैं उसमें धन आवेशित वाले आयन मिलेंगे या फिर कण मिलेंगे विद्युत अपघटन करने पे, और जो ऋणात्मक साल रहते हैं उसमें ऋण आवेशित कण पाए जाएंगे। तो जो धनात्मक साल रहते हैं उसमें आयरन के हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड आते हैं, और ऋणात्मक साल में जो सिल्वर या फिर गोल्ड, जिसको आयरन और सिल्वर बोलते हैं, उनके साल को लिया जाता है। कैडमियम सल्फाइड भी इसी के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे आणविक आकार के आधार पे वर्गीकरण। तो जो पांचवा वर्गीकरण है वो आता है आणविक आकार के आधार पे वर्गीकरण। तो
जो कोलाइड में दो अवस्था रहती है, परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम, तो उसमें दोनों में कण पाए जाएंगे। तो कण का जो आकार छोटा है, बड़ा है, या फिर एकदम छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, उसके आधार पे, आणविक आकार के आधार पे उसको वर्गीकृत करते हैं कोलाइडी तंत्र को। तो इसमें सबसे पहले आता है बहुआण्विक कोलाइड। बहु माने कि बहुत सारे, आणविक माने कि अणु, और कोलाइड माने कि कोलाइड विलयन। तो जिसमें बहुत सारे अणु पाए जाएंगे, माने कि उसमें परमाणु हो या फिर अणु हो, उसका झुंड पाया जाएगा। बहुत सारे कण आपस में पास पास इकट्ठा होकर के अपना ग्रुप बनाएंगे, अपना समूह बनाएंगे। तो बहुत सारे अणु या बहुत सारे परमाणु झुंड के रूप में जिसमें पाए जाएंगे, उसी को बोला जाता है बहुआण्विक कोलाइड। तो इसमें ये परमाणु या अणु जो है झुंड के रूप में रहते हैं, जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है, और ये इनसे मिल करके बने होते हैं। परमाणु या अणु का झुंड जो बनेगा, उसमें जिनका व्यास 1 नैनोमीटर से कम होगा, वे आपस में पास पास इकट्ठा होकर के झुंड बना लेंगे और ये बने रहते हैं। और जो अलग अलग 1 नैनोमीटर व्यास वाले कण रहेंगे, वे आपस में एक दूसरे से दुर्बल वंडर वाल बल के द्वारा बंधे रहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे तो जो गोल्ड का साल है, उसमें विभिन्न आकार के स्वर्ण के कण पाए जाएंगे। गोल्ड माने सोना, तो सोने का जो कोलाइड रहता है या साल रहता है, उसमें सोने के कण रहेंगे। तो अलग अलग विभिन्न आकार के उसके कण पाए जाते हैं, जिसमें सोने के जो बहुत सारे परमाणु रहते हैं एक साथ पाए जाएंगे। और इसी प्रकार जो सल्फर का साल रहता है, उसमें हजारों की संख्या में सल्फर के परमाणु S8 अणु के रूप में, जो सल्फर रहता है उसका सूत्र होता है S, और इसमें 8 इसका परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। तो जो S8 के रूप में सल्फर के हजारों की संख्या में परमाणु सल्फर साल में पाए जाते हैं। तो ये उदाहरण है बहुआण्विक कोलाइड का। अब दूसरा देखते हैं मैक्रो मालिकुलर कोलाइड। माइक्रो माने होता है छोटा, इसीलिए बोलते हैं माइक्रोस्कोप, क्योंकि छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए यूज करते हैं। और मैक्रो माने होता है बड़ा। तो बड़े बड़े कण जिस कोलाइड में पाए जाएंगे, वो कहलाएगा मैक्रो मालिकुलर कोलाइड। मैक्रो माने बड़ा, मालिकुलर माने अणु वाला, और कोलाइड माने कि कोलाइड विलयन। तो इस प्रकार के कोलाइडी कण अपने में ही बहुत विशाल माने कि बड़े बड़े अणु वाले कोलाइडी विलयन होते हैं। और इसमें से कुछ पदार्थों के अणु इतने बड़े होते हैं कि ये कोलाइडी कण के आकार के रहते हैं, जैसे प्रोटीन, स्टार्च और सेल्यूलोज। इसके आणविक द्रव्यमान, अब कण बड़ा बड़ा है तो उसका द्रव्यमान भी ज़्यादा होगा, तो जो आणविक द्रव्यमान है उसका मान भी बहुत अधिक होता है। और इसके आणविक आकार, जो आणविक आकार है वो कोलाइडी कणों के आकार के बराबर होता है। जो कोलाइडी कण पहले देखे थे वास्तविक विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी कणों के आकार का माप, तो उसी के बराबर इसके जो कण हैं पाए जाएंगे। और इसमें जो अधिकांश द्रव स्नेही कोलाइड इसी श्रेणी में आते हैं। मान लो जो मैक्रोमालिकुलर है उसमें द्रव स्नेही कोलाइड अधिकतर आते हैं, और इसको मैक्रोमालिकुलर या फिर बृहत अणु कोलाइड भी कहा जाता है। अब तीसरा आते हैं इसी में, कुछ कोलाइडी विलयन ऐसे होते हैं जो कम सांद्रता में नॉर्मल और प्रबल विद्युत अपघट्य रहते हैं। विद्युत अपघट्य कम सांद्रता अगर रहेगी तो विद्युत अपघट्य के रूप में रहेंगे, माने विद्युत धारा प्रवाहित करने पे अपघटित होकर के धन आयन और ऋण आयन बनाएंगे, वो कहलाएंगे विद्युत अपघट्य। विद्युत धारा प्रवाहित करने पे कम सांद्रता वाले जो विलयन है धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं, जैसे कि H2O H+ और OH- में टूटेगा। उसी प्रकार से कॉपर सल्फेट CuSO4 जो रहता है Cu2+ और SO4 2- में टूटता है। इसी प्रकार से जो एसोसिएट कोलाइड तीसरा है, इसमें
वे विलयन आते हैं जो कम सांद्रता पे क्या होंगे, नॉर्मल और प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, और इसमें उच्च सांद्रता में कोलाइड विलयन का गुण प्रदर्शित करेंगे। ये विभिन्न कणों के आपस में एकत्र होकर के मिल जाने के कारण इसका, ये जो कण रहते हैं आपस में, बहुत सारे कण जब एकत्र होकर के मिल जाते हैं तो इन्हें मिसेल या फिर एसोसिएटेड कोलाइड कहते हैं। माने कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य के जैसे रहेंगे, माने धन आवेश और ऋण आवेश में टूटेंगे। टूटने के बाद ये बहुत सारे कण आपस में एकत्र होकर के एक झुंड या समूह का निर्माण करेंगे जो मिसेल कहलाएगा या फिर एसोसिएटेड कोलाइड कहलाएगा। और ये सहचरी कोलाइड भी कहलाता है, क्योंकि जो मिसेल है एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर ही बनते हैं। यह जो कोलाइड जब बनता है तो एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनेगा, और वह जो ताप कहलाता है उसे क्राफ्ट ताप भी कहते हैं। और इसकी जो सांद्रता है एक निश्चित सांद्रता से अधिक रहती है। इसकी सांद्रता उस ताप पे एक निश्चित सांद्रता से अधिक रहेगी, और उस सांद्रता को बोलेंगे क्रांतिक मिसेल सांद्रता या फिर CMC क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। CMC या फिर क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन उसको कहेंगे। और जब इसको डाइल्यूट किया जाता है, माने तनु किया जाता है, उसमें और अधिक परिक्षेपण माध्यम डाल दिया जाता है, तो ये जो कोलाइड हैं अलग अलग आयनों में फिर से टूट जाएंगे, क्योंकि पहले अलग अलग आयन थे, फिर झुंड बनाए, झुंड बनाने के बाद इनको फिर से अगर डाइल्यूट करते हैं तो फिर से अलग अलग आयनों में ये टूट जाते हैं। तो ये होता है एसोसिएटेड कोलाइड। अब हम लोग देखेंगे मिसेल, इसको मिसेल भी बोला जाता है। तो मिसेल का बनना, इसमें अंतर दिया हुआ है। बहुआण्विक कोलाइड, बृहत आणविक एवं संगुणित कोलाइड में अंतर। तो जो एसोसिएटेड कोलाइड रहता है उसको संगुणित कोलाइड भी बोलते हैं, या फिर मिसेल बोलते हैं, या एसोसिएटेड कोलाइड भी बोलते हैं। तो इन तीनों में अंतर सामान्य सा दिया हुआ है, जिसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं मिसेल का बनना। तो अभी हम लोग देख लिए कि जो मिसेल रहता है वो क्या रहता है, कम सांद्रता रहेगी, तनु विलयन रहेगा उसका, माने परिक्षिप्त प्रवस्था कम रहेगी, परिक्षेपण माध्यम ज्यादा रहेगा, तो तनु विलयन या कम सांद्रता रहेगी। तो उस स्थिति में वो प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति काम करेंगे, माने विद्युत धारा प्रवाहित करने पे धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, टूटने के बाद उसके जो समान आयन है एक जगह इकट्ठा होकर के गुच्छ समूह बना लेंगे, और उस समूहों को अगर डाइल्यूट करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएंगे, अलग अलग आयनों में विभक्त हो जाएंगे। तो ये है मिसेल। तो मिसेल का जो बनना है उसको हम लोग जो कपड़े से गंदगी को साफ करते हैं, माने कि डिटर्जेंट या साबुन से कपड़ा को धोते हैं, तो हमारे कपड़े में जो गंदगी या मैल रहता है वो अलग हो जाता है पानी के साथ घुल करके। तो उसी क्रिया के उदाहरण द्वारा जो मिसेल रहता है उसके बनने को समझाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग साबुन का सूत्र देखेंगे, जिसको एज ए विद्युत अपघट्य उदाहरण लेंगे। तो जो साबुन का सूत्र है वही पहले धन आयन और ऋण आयन में टूटेगा, और उसी से मिसेल का फॉर्मेशन होगा। तो आइए देखते हैं जो साबुन रहता है, साबुन मिसेल का बनना। इसमें देखेंगे जो साबुन है, साबुन को केमिस्ट्री में जो केमिकल नेम है साबुन का, जब सोडियम से बनता है तो सोडियम स्टीयरेट वाला लेते हैं। ये पोटेशियम का भी जो लवण रहता है वो भी साबुन कहलाता है। तो पोटेशियम का नहीं लिए हैं, यहाँ पे सोडियम का लिए हैं। तो ये सोडियम स्टीयरेट का फार्मूला है C17H35COO। तो ये क्या करेगा, इसको जब जल में विलय किया जाता है, माने कि सोडियम स्टीयरेट को जल में जब विलय करेंगे तो ये क्या करेगा, Na, ये Na प्लस आयन और इतना जो भाग है ये
C17H35COO माइनस, यहाँ से ब्रेक होगा और ये प्लस और ये माइनस में टूट जाता है तो दो आयन प्राप्त होंगे। पहला मिलेगा सोडियम आयन और दूसरा मिलेगा स्टीयरेट आयन जो रहेगा C17H35COO माइनस। तो यह है स्टीयरेट आयन। तो अब क्या होगा, यही जो स्टीयरेट आयन है माने कि जो ऋणात्मक आयन है यही आपस में संगुणित होंगे, माने कि एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होने के बाद मिसेल बनाएंगे जिनका आकार कोलाइडी कण के आकार के बराबर होगा। तो जो सोडियम स्टीयरेट है एक संगुणित प्रकार की कोलाइड का उदाहरण है। यह समझ में आता है यहाँ पे। अब देखेंगे कि जो मिसेल है उसमें मिसेल का जो सांद्रण रहता है वो क्रांतिक मिसेल सांद्रण या फिर CMC जिसको क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं उस सांद्रण के बराबर होना चाहिए मिसलर तंत्र का सांद्रण। तो यहाँ पे जो सोडियम स्टीयरेट रहता है यह साबुन का है तो ये दो भागों में टूट जाता है Na+ और C17H35COO माइनस। तो यहाँ पे जो इसको पूरा लिखेंगे तो ये हो जाता है C17H35COO Na। तो यहाँ पे ये जो सामने वाला जो इसका भाग रहता है वो कहलाता है जल स्नेही भाग, माने कि ये भाग जल के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करेंगे। तो जल के प्रति जो लगाव बताएगा, आकर्षण बताएगा उसको बोलेंगे जल स्नेही भाग और ये इसका हेड या सिर कहलाता है। अब जो पीछे की ओर जो रहता है C17H35 यह क्या है, हाइड्रोकार्बन है क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बना है तो ये हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। या फिर ये जल से जो दूर भागता है माने जल के प्रति आकर्षण प्रदर्शित नहीं करेगा तो ये कहलाएगा जल विरोधी भाग या फिर पूंछ कहलाता है। पीछे की ओर या इंग्लिश में बोलेंगे तो टेल। तो ये हो गया हेड और ये हो गया टेल। जब इसको संकेत के रूप में प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी यह दिख रहा है यहाँ पे CH2 ये भी है एक CH2 ये भी है CH2 और ये भी है CH2। तो C17H35 को जब प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पे 17 ठो ऐसे रहेगा। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इधर और आगे कंटिन्यू रहेगा माने 17 ठो कार्बन रहेगा और हर कार्बन पे 2 ठो हाइड्रोजन रहेगा। तो 17 दूनी 34 ठो हाइड्रोजन हो गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से विस्थापित होता है और Na+ वहाँ पे आकर के जुड़ता है। तो जो C17H35COO Na में CH2 इस प्रकार से रहेगा। इसको COOH होना चाहिए तो इसका H यहाँ से हटा है और Na+ आकर के जुड़ा है और ये जो आखिरी वाला रहेगा यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा और जो आखिरी वाला रहेगा यहाँ पे आता है CH3। तो 17 ठो में CH2H2 है 17 दूनी 34 और आखिरी में 3 रहता है तो इसमें का एक मिलके होता है 35। तो इधर वाला भाग टेल कहलाएगा, इधर वाला भाग हेड कहलाएगा। ये वाला भाग जल से नहीं रहता है और ये वाला भाग जल विरोधी रहता है। ये हम लोग वाटर लेते हैं H2O तो इसमें इसी को संरचना जब देखेंगे तो इस प्रकार से रहता है माने जो ऋण वाला सिरा रहेगा वो जल के साथ बंध बना सकता है, जल से जुड़ सकता है। तो ये वाला जल से नहीं सिरा जल की ओर रहता है पानी के अंदर और ये जो पूंछ है ये जल से दूर भागता है, जल विरोधी है तो ये जल से दूर की ओर रहेगा। अब यहाँ पे जो ये जल विरोधी सिरा है ये क्या करेंगे, आपस में संगुणित होकर के एकत्र होकर के एक झुंड बनाएंगे, संगुणन बनाएंगे। तो ये आपस में इस प्रकार से सबका जो पिछला भाग है
1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे इसके जो कण रहेंगे उसका सबका टेल वाला भाग आपस में एक ग्रुप बना करके यहाँ पे संगुणित हो गए हैं। अलग अलग हैं सब, लेकिन संगुणित हो गए हैं यहाँ पे। और सबका जो ऋण आवेशित वाला भाग है CO माइनस CO माइनस CO माइनस, सबका जो ऋण वाला भाग है बाहर है और सबका टेल वाला भाग संगुणित हो गए हैं। तो संगुणित हुआ है तो यही जो भाग है वो क्या कहलाएगा, तेल या ग्रीस का रहता है। साबुन लगाएंगे कपड़े में तो पहले धन आयन और ऋण आयन में टूटेगा। अब जो ऋण आयन वाला भाग है इस प्रकार से संगुणित होता है तो ये जल विरोधी रहता है, तो जल से दूर भागेगा। तो कपड़े में जो गंदगी रहेगी, मैल रहेगा, जिसमें तैलीय पदार्थ पाया जाता है, उधर भागेगा और उनके साथ यहाँ पे गंदगी के साथ मिल करके मिसेल बना लेता है तेल के साथ। अब जब इसको जल के अंदर ही रहता है तो उसका ऋण आवेशित भाग बाहर रहेगा और यहाँ पे तेल के साथ मिसेल बनाएगा। अब उसके साथ जो जल में धन आयन रहता है, जल में जब जल के अंदर ये बनेगा, अब उसमें जो धन आयन रहेगा इस ऋण आयन से आकर्षित होकर के इसको घोल देता है और कपड़े से गंदगी को बाहर निकाल लेगा। तो इस प्रकार से जो कपड़े से गंदगी है बाहर निकल जाती है और जो साबुन का तेल वाला भाग गंदगी के साथ मिसेल बनाएगा और जो साबुन का हेड वाला भाग रहता है वो पानी के साथ घुल करके इस गंदगी को बाहर निकालता है। माने यह जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए हैं ये साबुन है, तो इसका जो पीछे वाला भाग है गंदगी के साथ जुड़ेगा और इसका जो आगे वाला भाग है वो पानी के साथ जुड़ेगा और कपड़े की गंदगी को धो करके बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे एकत्रित जो हुआ है वही मिसेल है और तेल के साथ मिसेल बना करके यहाँ पे धुलाई की क्रिया पूरी होती है और इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। अगर इसको हम लोग जो जल का जो साबुन बनता है साबुन का, उसका सामान्य सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं RCOO Na के रूप में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो हाइड्रोकार्बन है उसको R लिख लेंगे और ये इधर का सेम रहता है। यहाँ पे पोटेशियम आयन भी हो सकता है, तो सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम पामिटेट ये सब साबुन के उदाहरण है। तो कोई सा भी साबुन यहाँ पर के ले करके मिसेल के निर्माण को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया मिसेल का बनना। अब अगली क्लास में देखेंगे कोलाइड निकायों का निर्माण, तो इसको अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस यहीं तक।